Hello everyone, this is Ved. I hope you guys are doing great. So guys, this is our third lecture of fluid. तो लास्ट क्लास में हमने मैनोमीटर तक कंप्लीट किया था, तो उससे आगे के पोर्शन को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम वेद प्रकाश सिंह एंड आई डिड बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड आई हैव मेंटोर्ड thousands of students so far and gave several selections in NEET. Now let's talk about प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान. तो गाइज प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान आपका 2 साल का 56,000 के राउंड है, 18 मंथ्स का आपका 48,000 के अराउंड, 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपका 39,000 के अराउंड है. एंड यू कैन यूज दिस रेफरल कोड वेद टू गेट 10% डिस्काउंट. इसके अलावा बच्चों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान आपका 2 साल का 1 लाख के अराउंड है, 18 मंथ्स का 80,000 के अराउंड एंड 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपका 65,000 के अराउंड है. एंड यू कैन यूज दिस कोड वेद टू गेट 10% डिस्काउंट. यहाँ पे आपको इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. एंड गाइज आइकॉनिक में हम आपको 1-to-1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए. ओके जी. तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को. तो हमें अपने मैनोमीटर वाले टॉपिक से कंटिन्यू करना है. तो मैनोमीटर क्या होता है गाइस? मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ इंक्लोज्ड गैस. जो हमारा गैस है जो कंटेनर में बंद है उसके प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है. टू मेजर प्रेशर ऑफ एन इंक्लोज्ड गैस. टू मेजर pressure of an enclosed गैस. इंक्लोज्ड गैस के प्रेशर को मेजर करने के लिए हम मैनोमीटर यूज करते हैं. अब जैसे आप ये बताओ कि आपके पास क्या है, एक कंटेनर है. ठीक है, मान लो ये कंटेनर है. ठीक है, अब जो हमारा मैनोमीटर होता है बेसिकली एक यू शेप का हमारे पास ट्यूब होता है. यू शेप का हमारे पास एक ये ट्यूब है. ओके, अब गाइज इस ट्यूब में क्या है, लिक्विड भरा हुआ है मान लो. ठीक है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है तो इसमें जनरली मरकरी यूज होता है. तो मान लो मरकरी भरा पड़ा है. तो गाइज स्टार्टिंग में तो जो मरकरी का जो लेवल होगा दोनों कॉलम में, ठीक है, दोनों कॉलम में जो मरकरी का जो लेवल है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना. लेकिन जैसे ही उसको मैं और इसके अंदर अब मैंने उसको क्या किया कि यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दिया. ठीक है, उस यू ट्यूब वाले को, यू शेप वाले को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया. ठीक है, अभी बताओ बच्चों जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया तो क्या होगा. यहाँ पे देखो ये कुछ ऐसा, ठीक है, ये कुछ ऐसा, ऐसे. ठीक है, अब आप ये बताओ बच्चों कि इसके अंदर क्या है, गैस भरा पड़ा है. इसके अंदर गैस भरा पड़ा है. ठीक है, मान लो इस पूरे में क्या है, गैस आपने फिल कर रखा है. ठीक है, इसके अंदर गैस फिल कर रखा है आपने. अब बताओ बच्चों कि जैसे ही इसको हमने कनेक्ट किया तो यार गैस जो है यहाँ से ऐसे फ्लो करने लगेगा. और उसने क्या किया, इधर जो लिक्विड था उसको कंप्रेस कर दिया. पहले दोनों साइड में देख रहे हो लेवल सेम था, लेकिन इसने क्या किया, लिक्विड को इधर कंप्रेस कर दिया. अब अगर आप देखोगे तो ये जो लिक्विड है एक साइड से नीचे दब गया है और दूसरे साइड से लिक्विड क्या हो जाएगा, ऐसे राइज हो जाएगा. दूसरे साइड से जो हमारा लिक्विड है ऐसे मान लो ऐसे राइज कर गया. बच्चों यहाँ पे अगर मैं आपको ये एच का डिफरेंस बताऊं तो गाइस दोनों के कॉलम में आप देख रहे हो एच का डिफरेंस आ गया. ठीक है, कब तक ये लिक्विड दूसरे साइड राइज करेगा, जब तक दोनों साइड का प्रेशर क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए. बच्चों यहाँ पे इस पॉइंट का प्रेशर हम, इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी. वाइज ए पॉइंट पे जो प्रेशर है वो क्या है, वही जो गैस है अंदर उसकी वजह से होगा. तो वो प्रेशर किसकी वजह से, गैस की वजह से. अब बी पॉइंट की अगर आप बात करोगे तो जो बी पॉइंट पे प्रेशर है, देखो ये अगर ओपन है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा. एच डेप्थ नीचे आओगे तो क्या होगा, पी नॉट प्लस रो जी एच. अब दोनों रो जी एच, अब दोनों के दोनों हमारे किस पे हैं, सेम लेवल पे हैं. और आपको तो पता ही है कि यार सेम लेवल पे जो हमारा प्रेशर होता है वो क्या रहता है, सेम लेवल पे हमारा प्रेशर सेम रहेगा. अगर ये सेम नहीं रहेगा तो लिक्विड या तो ऊपर नीचे से होता रहेगा भाई, जाएगा जब तक प्रेशर से बराबर ना हो जाए. और ए और बी सेम लेवल पे लिया तो ए और बी का प्रेशर बराबर हो गया होगा, तभी तो लिक्विड अब इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है. तो हमें क्या करना है, ए और बी के प्रेशर को बराबर कर देना है.
तो ए का प्रेशर वही गैस वाला प्रेशर, और बी पे क्या है, पी नॉट प्लस रो जी एच। तो मतलब गैस का प्रेशर कितना आ गया, पी नॉट प्लस रो जी एच। तो गाइज हमें तो पहले से ही पता होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। हम इसके अंदर जो लिक्विड यूज कर रहे हैं उसकी डेंसिटी हमें पता होगा। अब जब हमने इसको कनेक्ट किया कंटेनर के साथ, तो हमें ये भी दिख रहा होगा ना कि लिक्विड, दोनों के लिक्विड के लेवल में कितना डिफरेंस है, ये हमें एच भी पता होगा। तो जब सब कुछ पता है, पी नॉट पता है, रो पता है, जी पता है, एच पता है, तो क्या यहाँ पे हमें इस गैस का प्रेशर पता चल जाएगा? हाँ, इस गैस का प्रेशर हमें बड़े ही आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, इस पे एक छोटा सा हम एग्जांपल कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आपका डाउट। जैसे मान लो बच्चों कि हम क्या करते हैं, एक ऐसे कंटेनर ले लेते हैं, वही क्लोज्ड कंटेनर, और इसके दूसरे एंड पे हम क्या लगा देते हैं, दूसरे एंड पे ऐसे ट्यूब लगा देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हम ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, अभी आप ये बताओ बच्चों कि इसके अंदर हम क्या फिल कर रहे हैं, इसके अंदर हम गैस फिल कर रहे हैं। गैस फिल कर दिया। अब गाइस ये बताओ, इसके अंदर जब आपने गैस फिल कर दिया है ये ऐसे, ठीक है, तो अब ये लिक्विड है मान लो आपका, ये लिक्विड है, ये कुछ ऐसा आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे। ठीक है, तो गाइस ये आपको दे दिया, मान लो आपको 4 सेंटीमीटर दे दिया, और ये आपको दे दिया है 10 सेंटीमीटर। इसके अंदर मरकरी यूज किया, मरकरी डेंसिटी आपको पता है 13,600 kg पर मीटर क्यूब। अब आपसे ये पूछा है कि बता दो गैस का प्रेशर कितना होगा, ये आपसे पूछ लिया। अब आप एक बात बताओ बच्चों कि आपको पता है कि यहाँ पे जो ए पॉइंट है और ये जो बी पॉइंट है सेम लेवल पे है, तो प्रेशर ए और बी का सेम होगा। तो बताओ कि ए पॉइंट का प्रेशर बी पॉइंट के बराबर होगा, क्योंकि लिक्विड इक्विलिब्रियम है। तो ए पॉइंट पे प्रेशर क्या है, ए पॉइंट पे गैस का प्रेशर होगा, क्योंकि उसके ऊपर गैस भरी पड़ी है। अब देखो ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब ये कितना नीचे जाना है, देखो ये 4 है, ये 10, तो ये कितना हो गया, ये आपका 6 सेंटीमीटर हो गया। तो पी नॉट प्लस रो जी एच है, तो पी नॉट की वैल्यू वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁵ पास्कल प्लस रो। ये बताओ कि रो की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे कितना है डेंसिटी, 136000, जी की वैल्यू 10, और कितना नीचे आना है 6 सेंटीमीटर, तो उसको 6/100 कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल। तो गाइज जो भी आपका सॉल्व करके आएगा दैट विल बी द प्रेशर ऑफ दिस गैस। समझ में आया? अब कंफ्यूज मत हो जाना कि 10 लेके सॉल्व कर रहे हो भाई, ये वाला जो 4 पे है और ये वाला 10 पे है, तो दोनों के लेवल में डिफरेंस देखोगे ना कितना है, तो ये 4 और ये 10, तो कितना हो गया, 10 माइनस 4 6। दैट इज द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ दीज टू कॉलम्स। ठीक है, इनके कॉलम में लिक्विड का जो डिफरेंस है ये है डिफरेंस। तो गाइज ये हमारा यहाँ पे क्या कंप्लीट हो गया, हमारा मैनोमीटर कंप्लीट हो गया। लास्ट क्लास में मैंने आपको बैरोमीटर कराया था। अब हम आगे चलते हैं। तो गाइज जो अभी मैनोमीटर की हमने किया है, एक यू ट्यूब के जो यू शेप के जो ट्यूब होते हैं उसके एक दो प्रॉब्लम्स मैं आपको करा देता हूँ। जैसे आप मान लो कि हम यूट्यूब वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं जरा इनको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास मान लो एक यू शेप का ऐसे ट्यूब है, ठीक है, यू शेप का हमने ऐसे एक ट्यूब ले लिया ऐसे। ये ऐसा कर देते हैं, ठीक है, ऐसे यू शेप का हमने ट्यूब ले लिया। तो एक बात बताओ बच्चों, यू शेप का आपने ट्यूब ले लिया, और मान लो ये वॉल्व है, और इसने क्या रखा है कि सेपरेटर है, मान लो इससे आपने दो लिक्विड को आपने सेपरेट कर रखा है। मान लो दोनों लिक्विड क्या है अभी, ठीक है, सेपरेट कर रखा है। इधर मान लो ये आपका, ये हमने क्या कर रखा है, ये सेपरेट कर रखा है। ठीक है, ये लेंथ जो है आपका, ये क्या हो गया, एल मान लो,
और ये जो लेंथ है आपका एल है, दोनों साइड। लेकिन दोनों साइड जो डेंसिटी है लिक्विड की वो क्या है, अलग अलग है। ये जो डेंसिटी है आपकी कितनी है, 2 रो है। ये जो डेंसिटी है लिक्विड की ये क्या है, रो है। एक साइड 2 रो है, एक साइड रो है। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ पे हम जब इस सेपरेटर को अलग करेंगे तो ऑब्वियसली लिक्विड इधर इधर उधर फ्लो करेगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, इसको थोड़ा और सही से बना देते हैं, वरना आप ना लेंथ में कंफ्यूज हो गए। ये ऐसे यहाँ तक रखो इसे, ठीक है, और इसको यहाँ तक ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब भाई जैसे ही सेपरेटर को लिक्विड आपके राइट साइड, लेफ्ट साइड से राइट साइड फ्लो करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ का प्रेशर ज्यादा है। देखो ना, ये जो लिक्विड है वो क्या है, हाइयर डेंसिटी है, उसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। और इधर वाला जो लिक्विड है लोअर डेंसिटी पे है। तो गाइस लोअर डेंसिटी पे तो लिक्विड हाइयर डेंसिटी, तो हाइयर डेंसिटी वाले के साथ उस साइड प्रेशर ज्यादा होगा और लोअर वाले के साथ कम होगा, तो लिक्विड हाइयर से लोअर की तरफ फ्लो करेगा। तो जैसे ही सेपरेटर को हम अलग करेंगे, डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा फिर से, ये कुछ ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे दूसरे साइड से लिक्विड क्या करेगा, राइज करेगा। तो मान लो ये दूसरे साइड से लिक्विड जो है, ये लिक्विड ऐसे राइज कर गया। इधर थोड़ा रेड वाला था ना, थोड़ा रेड वाला किधर बनाते हैं, फिर वो कलर में आप कंफ्यूज जाओगे कि भाई कौन सा किधर गया है। यार ये तो ये इजी हो गया इसको, हाँ ठीक है। अब जरा आपको बताओ कि जो आपका ये जो ये वाला था पर्पल वाला, ये नीचे आ गया होगा, ये मान लो कितना नीचे आ गया, एक्स, ये ऐसे एक्स नीचे आ गया। तो गाइस ये एक्स नीचे आया तो ये कहीं यहाँ तक चला गया होगा, मान लो कुछ ऐसे चला गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, इधर इधर आप देखो, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, ऊपर चला गया। तो गाइस ये x नीचे आया तो ये x ऊपर चला गया। तो आप ये बताओ कि अब सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पे जो लेवल है, ये बताओ कि ये जो हाइट है ये क्या हो गई, l प्लस एक्स हो गई। ये जो है ये क्या हो गई, x नीचे आ गया तो ये l माइनस एक्स हो गया। अब सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, तो इस a पॉइंट का प्रेशर, इस b पॉइंट का प्रेशर आपका बढ़, देखो ना, इधर से लिक्विड x नीचे आया तो दूसरे साइड से x ऊपर चला जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो, इधर से x नीचे आया तो दूसरे साइड से x ऊपर, क्योंकि दोनों ट्यूब का जो रेडियस है बराबर है। तो ये आप मान लो x नीचे, तो यहां पे जो प्रेशर अगर मैं लिखूंगा तो क्या होगा, देखो ऊपर से ओपन है तो एटमॉस्फेरिक, प्लस इसकी डेंसिटी तो 2 रो है, तो 2 रो g, और कितना नीचे है l माइनस, इसकी हाइट क्या है दिस। अब b पॉइंट का प्रेशर p नॉट, और बताओ डेंसिटी रेड वाले की रो है g, कितना ऊपर है l प्लस एक्स। तो देखो ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। इधर क्या बचेगा, इधर जी भी कैंसिल हो गया, रो भी कैंसिल हो गया, 2 l माइनस एक्स, इधर क्या बचेगा आपका l प्लस एक्स, तो कितना हो गया 12 माइनस 2x, ये आ गया आपका l प्लस एक्स, तो कितना हो गया l, और ये कितना हो गया 3x। x की वैल्यू आ गई l बाय 3। x की वैल्यू कितना आ गई बच्चों, ये l बाय 3 आ गया। तो लिक्विड आपका इतना फॉल करेगा और दूसरे साइड से वो लिक्विड क्या होगा, इतना आपका राइज कर जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारा एक प्रॉब्लम हो गया। अब इसमें आप चलो, इसमें मैं क्या करता हूँ, आपको एक और प्रॉब्लम करा देता हूँ, ठीक है, और एक और क्वेश्चन करा देता हूँ मैं आपको। देखो, एक यू शेप का पहले हम एक क्यूब करा बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे क्लियर। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये ट्यूब दे रखा है, इसको यहाँ पे मान लो सेपरेटर हमने लगा रखा है, इधर भर देते हैं वही, मान लो इधर एक साइड आपका लिक्विड ये वाला है, डायग्राम बना लो आप, ठीक है, ये हो गया। इसकी डेंसिटी हम कुछ ले लेते हैं, मान लो इसकी डेंसिटी हमने ले ली 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे देते हैं, ठीक है। इधर मान लो ब्लैक साइड, इधर इधर वाले की डेंसिटी चलो हम ले लेते हैं, ठीक है, डेंसिटी चलो ले लेते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर की, ठीक है। इसकी हाइट कुछ ले लेते हैं, मान लो ये हाइट यहाँ से यहाँ तक कितना है,
9 सेंटीमीटर ले लो, ये ले लो आप 9 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है। अब जैसे ही सेपरेटर को हम अलग करेंगे तो लिक्विड हायर प्रेशर से लोअर साइड की तरफ फ्लो करेगा, तो कितना वो फ्लो करेगा ये आपसे पूछा है। आप एक बात बताओ बच्चों, अगर आप यहाँ पे अब देखोगे तो कुछ नहीं करना है यार, जो पिछला वाला क्वेश्चन था सेम वैसा ही है, तो बस थोड़ा सा एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया डायग्राम, ठीक है। अब गाइस आप जरा खुद बताओ, मैनेज कर लेना, डायग्राम गंदा सा बना है बट ठीक है मैनेज कर लेंगे हम। अब आप ये बताओ बच्चों कि इधर हाइयर डेंसिटी है, दिख रहा है आपको, क्योंकि 2 ग्राम हाइयर डेंसिटी हो गया, तो इधर प्रेशर क्या होगा, हाइयर डेंसिटी, इधर क्या होगा हाइयर प्रेशर है। इधर अगर आप देखोगे तो क्या होगा लोअर प्रेशर होगा, इधर लोअर डेंसिटी आपको दिख रही है, तो लिक्विड हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ फ्लो करेगा, हाइयर प्रेशर से लो। तो मान लो कि ये इधर से जो पर्पल वाला है कितना नीचे आ गया, ये आपका मान लो कि x नीचे आ गया, तो गाइस ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी ये पूरा यहां तक हो गया मान लो, ये कुछ ऐसा हो गया, ओके। और दूसरे साइड जो है बेटा वो पूरा ऐसे राइज कर गया है, ठीक है ऐसे, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें सिंपली फाइंड आउट करना है कि भाई यहाँ पे कैसे क्या है। आप ये देखो गाइस, ये जो है मान लो ये x आपका नीचे आ गया, ये जो है ये क्या है आपका 9 माइनस एक्स हो गया, और ये x ऊपर चला गया तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये गाइस इस लेवल पे अब फाइनली प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, है ना, प्रेशर सेम होगा। तो अब बराबर करते हैं, आप देखो इस पॉइंट को ए माना, ए पॉइंट दी, तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, देखो पी नॉट एटमोस्फेरिक प्लस रो, इसकी डेंसिटी कितनी है 2, 2 जी और हाइट कितना है 9 माइनस एक्स, इक्वल टू यहाँ एटमोस्फेरिक प्रेशर पी नॉट प्लस डेंसिटी इस वाले कितनी है 1 जी और हाइट कितना है इसका 9 प्लस एक्स। गाइस ये पी नॉट कैंसिल ही हो गया ना, और ये 10 से 10 भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 2 9 माइनस एक्स, और ये कितना है 9 प्लस एक्स, ये हो गया 18, ये 2x हो गया, ये 9 प्लस एक्स हो गया, तो कितना आ गया 9, ये कितना हो गया, ये x की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है। तो लिक्विड इसमें कितना फॉल करेगा आपका 3 सेंटीमीटर लिक्विड इसके अंदर क्या करेगा बच्चों, फॉल करेगा। तो इसको आपने ऐसे डील करना है। क्लियर, समझ में आया बच्चों कैसे डील करना है इसको आपने। चलो अब मैं आपको 3 लिक्विड वाला भी करा देता हूँ। अभी जो मैं 2 लिक्विड आपको कॉलम में लिए हैं, 3 लिक्विड वाला भी मैं आपको एक एग्जांपल और करा देता हूँ कि यही यू शेप का ही ट्यूब है, मान लो यू शेप का ही ट्यूब लेते हैं कुछ ऐसा सा, ठीक है। डायग्राम बना लो फटाक से। ये कुछ ऐसा है, ठीक है ऐसा। अब आप एक बात बताओ बच्चों कि ये कुछ ऐसा सा दिया हुआ है, अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें 3 डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड भर देता हूँ मैं इधर, ठीक है। जैसे मान लो कि इधर वाले में मैं इसमें ये वाला लिक्विड भर देता हूँ, ठीक है। इसमें ये पूरा हम रेड ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा भरा पड़ा है, ठीक है। अब गाइस इधर देखोगे ये ठीक है, ये पूरा हमने ऐसे इधर पूरा भर दिया। अब हम क्या करेंगे इस, मान लो कि तीनों का लेंथ आपको सेम दिया है। ये भी क्या है एल है, ये भी मान लो आपका एल है, ये भी आपका एल दिया हुआ है। डेंसिटी अलग अलग कर देता हूं मैं, डेंसिटी इसकी चलो रो ले लेते हैं, इसकी डेंसिटी 2 रो है और ये 3 रो। और गाइस स्टार्टिंग में तीनों को आपने सेपरेटर से क्या कर रखा है, अलग अलग कर रखा है, और ये इमिसिबल है। अब जैसे ही सेपरेटर को आप रिमूव करोगे तो आपको पता लिक्विड हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ क्या करने वाला है, फ्लो करने वाला है, ठीक है, फ्लो करेगा। अब आप मुझे एक बात बताओ बच्चों कि आपको दिख रहा है कि किधर डेंसिटी ज्यादा है, राइट साइड में डेंसिटी ज्यादा हाइयर वाला, लेफ्ट साइड में कम है, तो लिक्विड राइट से लेफ्ट फ्लो करेगा, हाइयर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी, तो मतलब हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ हमारा लिक्विड यहां फ्लो करेगा। तो सबसे पहले थोड़ा ये बना लेते हैं ट्यूब अपना, ये कुछ ऐसा सा बनेगा,
मैनेज कर लेना भाई, ये कुछ ऐसा सा, ठीक है। अब एक बात बताओ कि लिक्विड यहाँ पे किधर से किधर मूव कर रहा है, इस साइड से लिक्विड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। तो आप जैसे बताओ कि रेड वाला कहीं यहाँ ऐसे चढ़ गया, इधर यहाँ से एक्स डिस्प्लेस हो गया, मतलब लिक्विड यहाँ से एक्स फॉल कर गया। ठीक है, एक्स नीचे आ गया, देख ये ऐसे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है बच्चों कि लिक्विड ये वाला तो एज इट इज ब्लैक वाला जितना लेंथ था उसका उतना ही रहेगा, ठीक है। ये तो उसका एल लेंथ था, ये यही तो हुआ। जितना आपका ब्लू वाला नीचे आया, ब्लू वाला कितना नीचे आ गया, एक्स नीचे आ गया, तो ये वाला जो ब्लू का लेंथ होगा ये कितना होगा, एल माइनस एक्स, क्योंकि वो एक्स इधर आके शिफ्ट हो गया और रेड वाला ऊपर चला गया। अब सब कुछ इक्विलिब्रियम में गाइज, अब सब कुछ इक्विलिब्रियम में, अब सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, तो हमारा सेम लेवल पे सेम प्रेशर होगा। तो गाइज ये लेवल ले लो, यहां पे बी मान लो, ये ए मान लो, लिखो प्रेशर ए और बी पॉइंट पे प्रेशर लिखो और उनको बराबर कर दो, ठीक है। चलो तो यहां लिखते हैं, यहां। अब बताओ इस ए पॉइंट की बात कर रहे हो, ए पॉइंट के ऊपर रेड कलर का लिक्विड है और ब्लैक कलर का, और ये ऊपर है तो मान लो एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होगा, प्लस रेड वाले का डेंसिटी कितना है रो, सॉरी ब्लैक वाले का रो और उसका लेंथ एल है, तो रो जी एल, प्लस ये बताओ इस रेड वाले की डेंसिटी कितनी है, टू रो, ठीक है। तो क्या है टू रो और ये क्या है जी और एक्स इक्वल टू, ये बताओ यहाँ पे प्रेशर क्या है पी नॉट, और ब्लू वाले की डेंसिटी क्या है थ्री रो और उसका लेंथ कितना है बच्चों एल माइनस एक्स, खत्म। देखो ये पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो गया, सब में से रो कैंसिल हो गया, जी कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा एल, यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा 3l माइनस 3x बचेगा, तो ये आ गया 5x, ये आ गया 2l, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2l/5 आ रहा होगा, चेक करो बच्चों कितना आ रहा है 2l/5 आ रहा होगा, ठीक है। तो गाइस दिस विल बी द आंसर। तो कैसे डील करना आपको समझ में, हमेशा याद रखो कि यार जिधर डेंसिटी ज्यादा है उधर प्रेशर ज्यादा होगा, और जिधर डेंसिटी कम है उधर प्रेशर कम होगा। तो ऑब्वियसली जैसे ही सेपरेटर्स को अलग करोगे, सेपरेटर बोल लो, वॉल बोल लो, ठीक है, जिसने पहले इन लिक्विड को सेपरेट कर रखा था, अब जैसे ही इसको हटाओगे तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ लिक्विड भागने लगेगा। जैसे ही हायर से लोअर की तरफ भागेगा, कब तक भागेगा, जब तक सेम लेवल पे प्रेशर सेम ना हो जाए, लिक्विड इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो अब लिक्विड इक्विलिब्रियम में आ गया, तो ब्लू वाला मान लो एक्स नीचे गया, तो रेड वाले को इसने एक्स शिफ्ट किया, तो रेड वाला थोड़ा सा एक्स ऊपर चला गया, और जो ब्लैक वाला था वो एज इट इज ऐसे चला गया, ब्लैक वाले का लेंथ एल था, वो एज इट इज ऊपर चला गया, फिर हमने सेम लेवल लिया, वहां पे प्रेशर लिख के बराबर कर दिया, ठीक है। तो ये अभी तक हमने क्या डिस्कस किया बेटा, सिंपली हमने मैनोमीटर डिस्कस किया, उसका एग्जांपल, और यू शेप के जो ट्यूब होते हैं उनके हमने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। अब हम गाइस जो न्यू टॉपिक है उस पर चलते हैं, वो है हमारा थ्रस्ट, जिसे अप थ्रस्ट बोलो या फिर उसे हम बॉयंसी भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या है अप थ्रस्ट बोल लो या फिर उसे क्या बोल लो बॉयंसी, ठीक है। उसको हम बॉयंसी भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको बॉयंसी बोल लेते हैं, ठीक है। अब आप ये बताओ कि यहाँ पे अप थ्रस्ट और बॉयंसी क्या है, जरा इसको देखते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, पहले एक कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है बच्चों, उस कंटेनर में एक सिलेंडर डुबो देते हैं, ठीक है। एक कंटेनर ले लो पहले, चलो एक कंटेनर हमने ले लिया, ओके, ये हमने एक उसके अंदर एक सिलेंडर ले लिया, ठीक है भाई, ये सिलेंडर ले लिया, अच्छी बात है। हमने क्या किया, ये मान लो लिक्विड का लेवल है, ओके लिक्विड का लेवल है। अब मान लो कि ये है, ठीक है, ये आपका H1 हाइट है और ये जो है मान लो आपका H2 हाइट है, ठीक है। ये आपका पॉइंट 1 हो गया, ये पॉइंट आपका क्या हो गया 2 हो गया। अब मैं ए और 1 और 2 वाले पॉइंट की बात करता हूँ। तो गाइस एक बात बताओ कि 1 वाले पे प्रेशर कितना होगा, पी नॉट प्लस रो जी H1, क्योंकि देखो ऊपर सरफेस से कितना नीचे H1, तो प्रेशर कितना होगा पी नॉट प्लस रो जी H1। अब सेकंड वाले पॉइंट पे अगर प्रेशर पूछो तो कितना होगा पी नॉट प्लस रो जी H2, इतना प्रेशर होगा बॉटम पे। अब आप एक बात बताओ बच्चों कि प्रेशर की वजह से, लिक्विड के प्रेशर की वजह से इस पे, इस सिलेंडर पे, इस सिलेंडर को अलग से ऐसे दिखा देता हूं, ऐसे
ये बताओ, एक इस पे ऐसे ऊपर से फोर्स लग रहा है F1, हाँ कितना होगा P1 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एक अब ऊपर की तरफ लग रहा होगा F2 इज इक्वल टू, अब आपको साफ साफ पता है कि यार जो P2 की वैल्यू है, बॉटम पे प्रेशर ज्यादा है कंटेनर सिलेंडर के, तो P2 अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली जो F2 वाला फोर्स है, F2 वाला जो फोर्स है वो आपका ऊपर ज्यादा लग रहा होगा। तो मतलब नेट फोर्स कहां लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन, नेट फोर्स कहां है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अब अगर आपसे यहां ये पूछ ले कि बता दो कि नेट अपवर्ड डायरेक्शन में, नेट अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स यहां पे कितना लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि देखो ये आपका F2 माइनस क्या कर दोगे F1, मतलब नीचे वाले में से ऊपर वाले फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो F2 कितना है यहाँ पे, ये है आपका P2 इंटू ए माइनस क्या है P1 इंटू ए। यार देखो ए कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा P2 माइनस P1 हो जाएगा। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज द नेट फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दिस सिलेंडर इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो इस पर नेट फोर्स लग रहा है कि अपवर्ड डायरेक्शन में ए P2 माइनस P1, दिस इज द नेट फोर्स। अच्छा, अब ए P2 P1 की तरह वैल्यू रखना, तो देखो इसमें कितना नेट फोर्स लग रहा है, तो ये आपका फोर्स आ जाएगा, भाई कौन सा कलर आ गया ये, ठीक है ये जरा बताओ, ए P2 की वैल्यू कितनी है P0 प्लस रो जी H2, और ये कितना है P0 माइनस, साइन चेंज हो जाएगा ना, बाहर माइनस है तो ऐसे, तो ये कैंसिल हो गया, ए कॉमन ले लो, तो रो जी कॉमन ले लोगे तो क्या होगा H2 माइनस H1। तो गाइज H2 माइनस H1 करोगे तो आपको इस सिलेंडर का लेंथ मिल जाएगा, तो F इजिकल टू कितना हो गया ए रो जी एच, ये तो मतलब इतना इस पे क्या लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, दिस इज द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दिस सिलेंडर इन अपवर्ड डायरेक्शन, इतना फोर्स लग रहा है। ठीक है बच्चों, अब ये जो मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर डूबा हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर जो बाकी जो लिक्विड है उस पर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और उस अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू क्या है ए रो जी एच। एक बात बताओ कि अगर मैं आपसे इस सिलेंडर का वॉल्यूम पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे, इस सिलेंडर ये हमने जो माना है ना गाइस, ये इमेजिनरी सिलेंडर है, ठीक है, ये जो पानी है ना उसी के अंदर इमेजिनरी सिलेंडर माना था, ये नहीं कि अलग से कुछ डुबाया, नहीं, ठीक है। हमने इमेजिनरी सिलेंडर मान के हमने कैलकुलेट किया कि भाई कोई इमेजिनरी सिलेंडर है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, नीचे कितना लग रहा है, तो मतलब इस इमेजिनरी सिलेंडर पे नेट अपवर्ड फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, जो बाकी के लिक्विड लगा रहा है, बाकी का जो लिक्विड है वो उस पर लगा रहा है। ओके, अब इसका अगर मैं वॉल्यूम पूछूं तो क्या होगा, इसका डेंसिटी खुद, इसका डेंसिटी रो, और इसका सॉरी वॉल्यूम इसका क्या होगा ए इंटू एच होगा ना बच्चों, इसका वॉल्यूम अगर तुमसे पूछूं तो क्या होगा ए इंटू एच होगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसमें ए और एच को हटा दो तो क्या आएगा रो वी जी, तो ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जितना वॉल्यूम उसने डिस्प्लेस किया इंटू जी, इतना फोर्स इस पे ऊपर की तरफ क्या होगा लग रहा होगा। ठीक है, इतना फोर्स इस पे क्या लग रहा होगा, ऊपर की तरफ बच्चों लग रहा होगा। यही बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो इसी लगे हाथों में आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल बता देता हूं, फिर इन सारी चीजों को एक जगह हम कंबाइन करेंगे, ठीक है। आ जाओ, तो अब हम बात करते हैं किसकी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं, ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल की हम बात करते हैं, तो बच्चों आर्किमिडीज प्रिंसिपल की अगर हम चर्चा करें तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता है कि व्हेन ए बॉडी इज पार्शियली और कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन ए फ्लूइड, मैंने बोल लिख लो इसे, व्हेन ए बॉडी पार्शियली और कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन ए फ्लूइड, इन ए फ्लूइड, ठीक है, देन इट एक्सपीरियंसेस, देन ठीक है, देन इट एक्सपीरियंसेस, देन इट एक्सपीरियंसेस एन अपथ्रस्ट, ठीक है, एन अपथ्रस्ट विच, ठीक है गाइस, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड, which is equal to the, which is equal to the weight of the fluid displaced, weight of the fluid displaced by submerged part of the body,
बाय सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब क्या है बच्चों कि कोई बॉडी पार्शली या कंप्लीटली अगर हमने लिक्विड में डुबोया हुआ है, ठीक है, तो उस पर एक अपथ्रस्ट लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स किसके बराबर होता है, जितना भी लिक्विड का वेट, जितना भी वेट उसने डिस्प्लेस किया लिक्विड का, जितना भी लिक्विड डिस्प्लेस किया उसके वेट के बराबर। आप ये देखो, ये जो अपथ्रस्ट है, ये हमारा अपथ्रस्ट है, ये किसके बराबर है, रो वी जी। रो क्या है, लिक्विड का डेंसिटी है, वी इसी लिक्विड इसी सिलेंडर का वॉल्यूम है, तो क्या है, लिक्विड ही तो है गाइस। जितना ये सिलेंडर है उतना ही तो पानी डिस्प्लेस हुआ है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, दिस इज वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। डिस्प्लेस्ड लिक्विड ही तो हुआ, ये क्या है, दिस इज वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो मतलब जो बॉडी पे जो अपथ्रस्ट लगता है ना, अपथ्रस्ट बोलो, जो अपवर्ड फोर्स लगता है वो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम डिस्प्लेस लिक्विड इनटू जी। तो गाइस इसको आप लिख सकते हो, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जो लिक्विड है ना जिसको डिस्प्लेस किया उसकी डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, और वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, जितना भी लिक्विड उसने डिस्प्लेस किया होगा। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो पता ही है एक्सेलरेशन, ठीक है। आ जाओ, अब हम बात करते हैं, जैसे मान लो कुछ केसेस दिखाता हूं, जैसे मान लो कि ये हम लिक्विड ले लेते हैं, ये बताओ ये जो है, ये बॉडी पूरा का पूरा लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है, देख लो कंप्लीटली, ये क्या है, ये लिक्विड के अंदर क्या है, ये बॉडी डूबा हुआ है। तो अगर आपसे ये पूछे कि बताओ इसने कितना पानी डिस्प्लेस किया, कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया, गाइस यहां पे जो डिस्प्लेस लिक्विड का जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दिस बॉडी, इस बॉडी के वॉल्यूम के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। जितना भी ये, जितना, क्योंकि पूरा का पूरा डूबा हुआ है, तो जितना बेटा डूबा हुआ है ये पूरा का पूरा इसके क्या होगा, इसके वॉल्यूम के ही बराबर होगा। ओके, जैसे मान लो कि यहां पे अब मैं क्या करता हूं कि एक सिलेंडर ऐसे ले लूं, ये सिलेंडर मैंने ऐसे ले लिया, तो अब देखो ये आपका पूरा नहीं डूबा हुआ है, यहां पे क्या सिलेंडर पूरा डूबा हुआ नहीं, पार्शियली डूबा हुआ है। तो जितना ये डूबा हुआ है ना बच्चों, उतना ही तो लिक्विड उसने डिस्प्लेस किया होगा, बताओ, है ना, उतना ही तो लिक्विड इसने यहां पे डिस्प्लेस किया होगा। तो मान लो ये इतना डूबा हुआ है, इतना डूबा हुआ है ना, तो इतने पार्ट का आपको क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम, ठीक है। जैसे मान लो ये क्या है, एक्स डूबा हुआ है, और ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ले लो, तो कितना यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड कितना होगा, ए इंटू एक्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा आ गया, ठीक है, इतना इसने डिस्प्लेस किया। चलिए जी बहुत बढ़िया, ये भी पता चल गया कि बाय डिस्प्लेस्ड क्या होगा, कैसे होगा। अब हम बात करते हैं बच्चों लॉ ऑफ फ्लोटेशन की, बात करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट का फ्लोट करता है, ठीक है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो गाइज लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या है, ठीक है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन का मतलब है कि बॉडी क्या इक्विलिब्रियम में, मतलब उसके वेट को, बॉडी के वेट को किसने बैलेंस कर दिया, अपथ्रस्ट ने। जैसे मान लो कि यहां पे कंटेनर ले लेते हैं, ये बॉडी है, ठीक है, ठीक है, बॉडी का जो वेट है, वेट ऑफ द बॉडी, बॉडी का जो वेट है उसको कौन बैलेंस कर रहा है, अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट है क्या, उसको वो क्या करेगा, उसको बैलेंस कर देगा, ठीक है, बॉडी के वेट को कौन बैलेंस कर देगा, अपथ्रस्ट। अब आप यहां पे देखो, बॉडी का जो वेट है उसको कौन बैलेंस कर रहा है, अपथ्रस्ट बैलेंस करेगा, ठीक है। अब आप एक बात बताओ कि अब यहां पे बॉडी पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, नेट फोर्स जीरो होगा, बॉडी किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। अब दो चीजें हैं
कि मान लो कि अगर अपथ्रस्ट जो है, अपथ्रस्ट वेट से छोटा कम हो गया तो बॉडी क्या करेगी, सिंक कर जाएगी, सिंपल सी बात है। और अपथ्रस्ट जो है उसने बॉडी के वेट को बैलेंस कर दिया तो बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी। ठीक है, इसी चीज कि अगर बॉडी का जो डेंसिटी है गाइस यहां पे, ठीक है, बॉडी जो गाइस बॉडी की जो डेंसिटी है, बॉडी की डेंसिटी अगर लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है तो बॉडी क्या कर जाती है, सिंक कर जाती है। और बॉडी की डेंसिटी अगर लिक्विड की डेंसिटी से कम है तो बॉडी क्या करती है, फ्लोट करेगी, बॉडी फ्लोट करेगी। और गाइस बॉडी की डेंसिटी अगर लिक्विड की डेंसिटी के बराबर हो जाए तो वो होता है लिमिटिंग केस हो जाता है, लिमिटिंग ऑफ फ्लोटेशन, मतलब बिल्कुल एज पे पहुंच गया भाई, किसके, फ्लोटेशन के, थोड़ा भी ऊपर नीचे पे तो चेंज हो जाएगा पोजीशन। ठीक है, लिमिटिंग फ्लोटेशन बोल सकते हो, लिमिटिंग फ्लोटेशन। लिमिटिंग लिमिटिंग फ्लोटेशन। ठीक है, तो गाइस लॉ ऑफ फ्लोटेशन, इससे जरा एक क्वेश्चन करके देखते हैं, थोड़ा और हमें आइडिया मिलेगा। ठीक है, जैसे हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि बॉडी के वेट को कौन बैलेंस कर दे रहा है, अपथ्रस्ट बैलेंस कर रहा है। तो आप एक बात बताओ कि मैं यहां पे कोई एक बॉडी ले लो, ठीक है, ये बताओ इस बॉडी के, ये बॉडी का डेंसिटी क्या ले लो, रो बी ले लो, लिक्विड का डेंसिटी रो एल ले लो। ठीक है, मान लो इस बॉडी का जो हाइट है कितना, एच बी ले लो, और बॉडी जो डूबा हुआ है उसको एच एल ले लो। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं कि इसके, अब ये फ्लोट कर रहा है तो इसके वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, इसके वेट को अपथ्रस्ट बैलेंस कर रहा है। बॉडी का वेट कितना होगा, एम जी, और थ्रस्ट क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड इनटू जी, यही तो अपथ्रस्ट होता है कि लिक्विड की डेंसिटी जितना भी उसने वॉल्यूम डिस्प्लेस किया इनटू जी। अब आप बताओ मास की बात कर रहे हैं, इस बॉडी का मास क्या होगा, इस बॉडी का डेंसिटी कितना है, रो बी, और जो भी इसका वॉल्यूम होगा बॉडी का इनटू जी। ये बताओ वाटर का, वाटर लिया हमने, वॉल्यूम डिस्प्लेस लिक्विड इनटू जी। ये बताओ बॉडी का वॉल्यूम है कितना, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को टोटल हाइट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया है ना। इसका अगर आप देखोगे तो इसके वॉल्यूम कितना डूबा हुआ है, ये सिर्फ इतना ही तो डूबा हुआ है, तो इसका हाइट कितना है, एच एल, एच एल उसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर दे भाई, सारा कुछ कैंसिल हो जा रहा है, बच क्या रहा है, रो बी एच बी, रो डब्ल्यू, रो डब्ल्यू लिखो या फिर रो एल लिखो, लिक्विड का रो एल लिखो ज्यादा सही रहेगा, रो एल, तो क्या हो गया रो एल, और ये एच एल, ये आ गया। तो मतलब रो बी एच बी इज इक्वल टू क्या, रो एल एच एल। तो गाइस ये तामझाम करने से अच्छा है कि सीधे डायरेक्ट हम ये वाला यूज करेंगे, डायरेक्ट यूज दिस वन, क्या है, रो बी बॉडी का डेंसिटी इनटू एच बी बॉडी का हाइट इज इक्वल टू रो एल एच एल, मतलब बॉडी लिक्विड का डेंसिटी और एच एल क्या हो गया, रो एल हो गया लिक्विड का डेंसिटी, एच एल क्या हो गया आपका लिक्विड का हाइट हो गया। ठीक है, तो क्या करना है आपको, रो बी एच बी इज इक्वल टू रो एल एच एल, डायरेक्ट इसको हम यूज करेंगे। आ जाओ एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो कि मान लो कि कोई कंटेनर ले लिया हमने, ठीक है, मान लो इसकी डेंसिटी कितनी है, रो है, लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, टू रो है। अब एक बात बताओ बच्चों कि ये रो है, लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, टू रो है। अब यार यहाँ पे हमें मान लो इसका ये एच हाइट इसका दिया हुआ है, हमें पूछा है कि यार बताओ ये कितना लेंथ इसमें क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। यार हम डायरेक्ट यूज करते हैं, क्या है, रो बी एच बी इज इक्वल टू क्या है, रो एल एच एल। तो ये बताओ बॉडी का डेंसिटी रो है, कितना टोटल उसका हाइट क्या है, एच, लिक्विड का डेंसिटी टू रो है, कितना इसका लेंथ है डूबा हुआ एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एच बाई टू, मतलब ये आधा क्या होगा, डूबा हुआ होगा डायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं बच्चों, अगर आप ये या तो आप बार बार लिखो वेट अप थ्रस्ट, वैल्यू पुट करो कट पिट के ही आएगा, इससे अच्छा डायरेक्ट आप उसे लिख सकते हैं। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं, मान लो ऐसे कोई क्यूब दिया हुआ है हमें, ऐसे
ये वाला जो हाइट है ये सी है, ये ए है, ये आपको बी दिया हुआ है। ठीक है, अब मान लो कि ये जो है हमारा फ्लोट कर रहा है, ये हमारा ऐसे फ्लोट कर रहा है। ठीक है गाइज, ये इसमें मान लो हमारा फ्लोट कर रहा है। मान लो इसकी डेंसिटी हमें 2 रो दी है। ठीक है, इसकी डेंसिटी में क्या है 2 रो, लिक्विड की डेंसिटी में 3 रो दी है। अब देखो हमें तो एक साइड का दिख रहा है, तो ये टोटल हाइट क्या है सी है। तो हमें ये पूछा है कि बताओ कितना डूबा होगा, कितना डूबा होगा। तो अब आप खुद बताओ बच्चों, यहां पे अगर आप देखोगे तो कैसे करना है, रो बी एच बी रो एल एच एल। ये बताओ बॉडी का डेंसिटी कितना है 2 रो, और हाइट कितना, बॉडी का डेंसिटी 2 रो है और कितना इसका हाइट है सी, इक्वल टू लिक्विड का डेंसिटी कितना है 3 रो, और इसका हाइट कितना है बच्चों 3 रो हो गया, इसका हाइट लिक्विड का कितना हो गया जो लिक्विड में डूबा हुआ एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 सी, 2c/, ये आ गया, सिंपल है। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कितना हाइट कितना अंदर वो डूबा हुआ है, अब उसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। अब अगर आप चाहो तो देखो ना, आपको ये पता चल गया है, तो आपको अगर सी की 2c/3 है तो नीचे वाला क्रॉस सेक्शन तो ए भी है, आप निकाल सकते हो कितना वॉल्यूम डूबा हुआ है, वो भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलो तो गाइस ये वाला पार्ट हो गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, सेम इसी टॉपिक से हम क्वेश्चन लेते हैं एक और। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ गाइस, सिंपली कि मैं आपका मान लो कोई कोई कंटेनर में कोई आपका जो सिलेंड्रिकल शेप का ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, वो फ्लोट कर रहा है। ठीक है, ये हमारा कोई बॉडी है, इसमें फ्लोट कर रहा है। ठीक है, मान लो इसका ये वाला पार्ट कितना है और ये कितना है 3l/4। ठीक है, 3l/4 और ये क्या है l/4। यहाँ पे क्या है कि वाटर है, वाटर है। तो आपको पूछ रहा है कि बॉडी की जो डेंसिटी होगी ना, वो आपसे पूछ रहा है कि बॉडी की डेंसिटी कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो यार एक बात बताओ, हम वही यार फ्लोट कर रहा है तो यार अब इसके वेट को अपथ्रस्ट ने क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रखा होगा। तो खुद बताओ, रो बी एच बी इज इक्वल टू रो एल एच एल। ठीक है जी, अब एक बात बताओ कि बॉडी का जो डेंसिटी है वो कितना है, बॉडी का डेंसिटी यहाँ पे रो है, निकालना है, और कितना है टोटल लेंथ ये एल। अब बताओ लिक्विड का डेंसिटी कितना है, ये आपका वाटर है, तो वाटर की डेंसिटी पता है ना कितना होता है 1000 होता है, 1000 kg/m3, तो 1000 कर दो, और कितना डूबा हुआ है l/4, तो गाइस ये l से l कैंसिल, तो बॉडी की डेंसिटी कितनी आ गई 250 kg/m3। तो इतना ये क्या होगा बच्चों, इतना ये बॉडी का डेंसिटी होगा। ठीक है, इतना हमारे बॉडी का डेंसिटी होगा। और गाइज एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, जरा उसको भी हम करते हैं। जैसे आपने गाइज जो मीम्स वगैरह देखते हैं ना कि कोई मेहनत को नहीं देखता, ठीक है, लोग बस कामयाबी को देखते हैं, तो उसमें मेहनत में ये होता है ना कि कोई आइसबर्ग होता है, वो आइसबर्ग ज्यादातर पोर्शन उस आइसबर्ग का पानी के अंदर होता है। आपने देखा होगा ना कि पानी जैसे समुद्र के ऊपर इतना है, ठीक है, ऐसा कुछ आइसबर्ग आपने देखा होगा ना। अरे यार जो इंस्टाग्राम वगैरह पे मीम वगैरह नहीं दिखता आपको वो। अब आप ये बताओ कि यहाँ पे जो ये तो हमारा सी वाटर है, और मैंने आपको बोला था कि सी वाटर की डेंसिटी मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था, और मैंने बोला था याद रखना कितना होता है, इसको 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख देते हैं। ठीक है, और जो आइस होता है इसकी डेंसिटी जो होती है ना, आइस की जो डेंसिटी होती है कम होती है वाटर से, कितना 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये होता है। हमको ये पूछा है, और मान लो कि आसपास ही कोई इस मान लो समुद्र में ही है, कोई नाव भी है। ठीक है, अब हमें ये पूछ रहा है कि द फ्रैक्शन ऑफ आइस विच इज विजिबल टू ए शिप अबव द सी लेवल, फ्रैक्शन ऑफ आइस विच इज विजिबल टू ए सी, विजिबल टू ए शिप अबव ए सी लेवल होगा ना,
विजिबल टू ए शिप अबव ए सी लेवल। ठीक है, ऐसे कुछ दिया हुआ है, तो कितना उसको फ्रैक्शन उसको दिखाई दे रहा होगा ये पूछा है। अब एक बात बताओ बच्चों, इसका मान लेते हैं कि कितना ये डूबा हुआ है, मान लेते हैं HL, और ये हाइट कितनी ले लेते हैं हम, HB ले लेते हैं। ठीक है, ये हाइट हमने HL ले ली और वो हाइट क्या है, HB ले ली हमने, HL और HB। ठीक है, अब एक बात बताओ बच्चों कि यहां पे मैं यूज कर सकता हूं ना कि HB RB, ठीक है, और इसको क्या है HL 12 ये होगा। अब बताओ कि जो बॉडी का जो हाइट है, ठीक है, तो ये HB थोड़ी होगा गाइस, ये HB थोड़ी होगा, HB तो पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक होगा ना, दिस विल बी HB ना गाइस, पूरा बॉडी का। ठीक है, ऐसे कुछ ले लेते हैं। अब बताओ ये हमें HB का आइडिया नहीं है, बॉडी इसका हमें बॉडी की डेंसिटी कितनी है 0.9 ग्राम। देखो ग्राम ले रहे हो तो दोनों साइड ग्राम ले लो, एक साइड केजी ले रहे हो एक साइड ग्राम, ऐसा मत करना, एक साइड ग्राम है तो दूसरे साइड भी ग्राम में ले लो, एक साइड केजी में दूसरे साइड केजी में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कितना ये HL, ये कितना है 1.1। अभी बताओ कि जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी क्या होगी 9/11, हाइट ऑफ लिक्विड कितना होगा 9/11 इंटू HB, इतना ये क्या होगा 9/11 टाइम्स ऑफ HB। ठीक है, इतना होगा, यानी कि गाइस जो बाहर है, गाइस बाहर है जो विजिबल है ये वाला पार्ट, ठीक है, उसको मैं जो विजिबल ऐसे लिख देता हूं कि जो विजिबल है, जो हाइट हमें विजिबल है वो कितनी होगी, टोटल HB में से जितना डूबा हुआ है उसे घटा दो, तो गाइस HB माइनस 9/11 टाइम्स ऑफ HB, तो कितना आ गया 2/11 टाइम्स ऑफ HB। इतना क्या है गाइस हमें विजिबल होगा, तो हमें जो फ्रैक्शन विजिबल है उसी को बताना है, तो फ्रैक्शन हमें निकालना है। तो बताओ कितना आपको विजिबल है 2/11 टाइम्स ऑफ HB, कितने में से HB में से, तो ये खत्म, तो मतलब 2/11 टाइम्स इतना फ्रैक्शन हमें क्या होगा वो विजिबल होगा। ठीक है बच्चों, इतना फ्रैक्शन हमें क्या होगा, हमें वो इतना फ्रैक्शन विजिबल होगा। इज दिस क्लियर। अब गाइज यहाँ पे और भी कई सारे ऐसे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो इट्स नॉट अ बिग थिंग, आप इजीली डील कर सकते हो। चले आगे फिर। ओके, तो आगे चलते हैं, ये वाले क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे इसी में कुछ और भी पहले एक दो क्वेश्चंस करा देता हूं मैं, फ्लोटिंग से रिलेटेड ही कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लो कि फ्लोटिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चन वो भी होते हैं ना, जैसे मान लो कि कोई आइस है वो फ्लोट कर रहा है। ठीक है बच्चों, ऐसे बोल रहा है ना कि आइस है वो फ्लोट कर रहा है। ठीक है, अब वो आइस फ्लोट कर रहा है, तो जब वो आइस मेल्ट हो जाएगा बच्चों, जब वो आइस आपका मेल्ट हो जाएगा तो पानी का लेवल बढ़ेगा या घटेगा, ऐसे सवाल हम करते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई कंटेनर लेते हैं, ये हमने कोई कंटेनर ले लिया। ठीक है, इसके अंदर कोई आइस ले लिया हमने, ये मान लो इसमें फ्लोट कर रहा है, आइस है ये फ्लोट कर रहा है। अब हमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि आफ्टर मेल्टिंग ऑफ आइस, आफ्टर melting of ice, level of water increases or decrease। मतलब ऑप्शन दे देता हूँ, आफ्टर मेल्टिंग ऑफ आइस लेवल ऑफ वाटर, ऐसे दे देता हूँ। ए ऑप्शन इंक्रीजेस, लेवल इंक्रीज करेगा, बी ऑप्शन डिक्रीजेस, सी ऑप्शन नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि भाई लिक्विड का जो लेवल है उसका वो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, ठीक है, या फिर कोई चेंज नहीं आएगा, ये आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे। आ जाओ सॉल्व करते हैं। आप एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा है कि अभी जितना ये डूबा हुआ है, जैसे इतना डूबा, इतना ये क्या है, इतना ये लिक्विड इसने क्या है डिस्प्लेस किया है। अगर आप देखोगे तो
इतना लिक्विड इसने क्या कर रखा है, डिस्प्लेस, ये वाला। अब बच्चों ये बताओ कि जो मेल्ट होने के बाद जो पानी बचे, पानी बनेगा गाइस, आफ्टर मेल्टिंग के बाद हमें पानी मिलेगा, अगर वो पानी, ये जो ये क्या है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड, अगर ये वो पानी अगर इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर हो गया तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, लेवल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब गाइस ये बताओ कि अगर वो वाटर जो मेल्ट होने के बाद बना है, अगर वो इससे डिस्प्लेस्ड वाले से ज्यादा होगा, गाइस इससे क्या होगा, डिस्प्लेस्ड वाले से क्या होगा, ज्यादा होगा, तो बच्चों क्या होगा, उसके लेवल में अगर ज्यादा होगा तो वो लेवल को क्या करेगा, लेवल को बढ़ा देगा। अगर, और बच्चों अगर वो खुद ही इस डिस्प्लेस्ड वाटर से कम होगा, मान लो सिर्फ इतना इसको भर रहा है, तो गाइस इस बाकी को भरने के लिए लिक्विड को इधर आना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा, तो लेवल क्या हो जाएगा, इसे घट जाएगा, तो लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हमें बस ये चेक करना है कि इन तीनों में से कौन सा कंडीशन है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि यहां पे जो पानी है बच्चों, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि यहां पे जो पानी है, मतलब पहले आइस जो है कितना लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है वो निकालना पड़ेगा, फिर मेल्ट होने के बाद कितना पानी बन रहा है वो, फिर दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि चेक कर लेते हैं कितना हमें मेल्ट होने, ये आइस कितना लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, कितना लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है वो निकालते हैं। तो बताओ इसका वेट क्या है, इसके वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स क्या होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम डिस्प्लेस लिक्विड इनटू जी। इसका मास कितना लिख दूं, डेंसिटी ऑफ आइस वॉल्यूम ऑफ आइस इनटू जी, और ये डेंसिटी ऑफ वाटर ही लिख लो, वॉल्यूम डिस्प्लेस लिक्विड इनटू जी। तो गाइस इससे वॉल्यूम डिस्प्लेस लिक्विड आ गया कितना, रो ऑफ आइस वॉल्यूम ऑफ आइस अपॉन रो डब्ल्यू, ये आ गया। इतना पानी स्टार्टिंग में क्या है, डिस्प्लेस है। मैंने क्या किया, कुछ नहीं, मैंने इसके वेट को बॉइंट फोर्स के बराबर कर दिया, तो ये आ गया कितना लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है, रो आइस वी आइस अपॉन रो डब्ल्यू। सेकेंड पार्ट में आ जाओ गाइस। सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में हमें सेकेंड पार्ट में हमें चेक करना है कि मेल्टिंग के बाद, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस मेल्ट करके पानी बनेगा, तो गाइस लेकिन जितना मास आपका आइस का है, मास ऑफ आइस, उतना जो पानी बनेगा उसके मास के बराबर होता है, क्योंकि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, भाई मास तो कंजर्व रहेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, उस आइस का मास क्या होगा, डेंसिटी ऑफ आइस वॉल्यूम ऑफ आइस, यही तो होगा मास उसका, और जब बनेगा पानी डेंसिटी ऑफ वाटर वॉल्यूम वाटर, तो कितना पानी बना हमारा, इतना पानी बना, इतना। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जितना मेल्ट होने के बाद पानी बना और जितना पहले पानी डिस्प्लेस था, दोनों बराबर है। सी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों क्या है, बराबर है बेटा। तो मतलब जितना पानी डिस्प्लेस था उतना ही पानी मेल्ट होने के बाद बन गया, तो मतलब लेवल में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, जो लेवल पानी का पहले था अभी भी उतना ही रहेगा। क्लियर एवरीवन, जितना पानी पहले डिस्प्लेस था उतना ही पानी मेल्ट होने के बाद बनेगा, वो उसको फिल कर देगा, तो लेवल में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। क्लियर एवरीवन, हियर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। आ जाओ, तो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन ऐसे करते हैं। आप एक बात बताओ बच्चों, यहां पे फिर से ले लेते हैं, एक आइस ले लेते हैं, उस आइस के अंदर ऐसे मेटल ले लेते हैं, ठीक है। तो गाइज ये मेटल है, मेटल का कोई पीस है आइस के अंदर। अब गाइज ये मान लो ऐसे फ्लोट कर रहा है, ठीक है, ये फ्लोट कर रहा है, ओके। अब क्वेश्चन वही है, आफ्टर मेल्टिंग ऑफ आइस लेवल ऑफ वाटर इंक्रीजेस, अच्छा लेवल ऑफ वाटर, अब ऑप्शन दे देता हूं, ये तो आपका आइस ही है, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। अब एक बात बताओ, सिंपली अगर आप यहां पे देखोगे कि ये आइस मेल्ट हो रहा है, ठीक है गाइस, आफ्टर मेल्टिंग ऑफ आइस लेवल ऑफ वाटर इंक्रीजेस डिक्रीजेस नो चेंज। तो हमें इस आइस को मेल्ट कराना है, फिर चेक करना है कि भाई अब देखो यार, जब मेल्ट होगा तो अंदर जो मेटल का पीस पानी में तो गिर जाएगा। अब ये थोड़ी है कि वो भी मेल्ट हो जाएगा, भाई वो तो एज इट इज रहेगा, नीचे गिर जाएगा पानी में, तो हमें बताना है। तो गाइस वही तरीका है,
आपको बस चेक करना है कि यार जो पहले पानी डिस्प्लेस है और जो बाद में पानी डिस्प्लेस है उनके में क्या रिलेशन है, मतलब पहले जितना डिस्प्लेस था उतना ही बाद में डिस्प्लेस था, तो क्या हो जाएगा, लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इन लेवल। अगर मान लो पहले ज्यादा डिस्प्लेस था अब कम डिस्प्लेस है तो लेवल क्या हो जाएगा, लेवल डिक्रीजेस। अब बताओ बच्चों, बाद में ज्यादा डिस्प्लेस था पहले कम डिस्प्लेस था तो लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। यही तो होगा। तो बस हमें चेक करना है कि पहले कितना डिस्प्लेस था बाद में कितना डिस्प्लेस है, हमें बस वही चेक करना है। तो आप एक बात बताओ बच्चों, पहले सबसे पहले में आप बताओ कि जो बॉइंट फोर्स होगा वेट ऑफ आइस प्लस वेट ऑफ मेटल को बॉइंट फोर्स बैलेंस कर रहा होगा, तो वेट ऑफ आइस कितना होगा, डेंसिटी ऑफ आइस वॉल्यूम ऑफ आइस इंटू जी है ना, एम इंटू जी। इसका डेंसिटी ऑफ मेटल वॉल्यूम ऑफ मेटल इंटू जी। कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा बच्चों ये बताओ, डेंसिटी ऑफ वाटर वॉल्यूम डिस्प्लेस लिक्विड इंटू जी। तो मतलब गाइज यहाँ पे वी डी वन की वैल्यू कितनी आ गई, रो ऑफ आइस वॉल्यूम ऑफ आइस, ये देखो रो डब्ल्यू, ठीक है, और रो एम वी एम डिवाइड बाय रो डब्ल्यू। इतना इतना पानी पहले डिस्प्लेस था, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें चेक करना है कि बाद में कितना डिस्प्लेस है। तो गाइस बाद में बताओ कि पहले तो आप देखो पानी पहली बात तो बच्चों आइस मेल्ट हो जाएगा तो पानी बन जाएगा, है ना, आइस मेल्ट होगा तो पानी बनेगा। आप बताओ कि मेल्टिंग ऑफ आइस वाला चीज देखोगे, मेल्टिंग ऑफ आइस, तो गाइस मेल्टिंग ऑफ आइस तो क्या होगा, कितना जितना पानी बनेगा जितना आइस का मास होगा उतना ही वाटर का मास होगा। तो एक बात बताओ ये कितना होगा, रो ऑफ आइस वॉल्यूम ऑफ आइस रो ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर। बच्चों वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, रो ऑफ आइस वॉल्यूम ऑफ आइस अपॉन क्या होगा, रो डब्ल्यू। तो गाइस ये बताओ कि जितना जितना इस आइस ने पानी को डिस्प्लेस किया था, गाइस जितना इस आइस ने पानी को डिस्प्लेस किया था उतना पानी तो बन गया। तो आइस और पानी वाला मामला तो क्लियर है, वो एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं, ठीक है, उनकी वजह से लेवल ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि जो वो मेटल का पीस, गाइस जो वो मेटल का पीस पानी में गिर जाएगा तो वो कितना, गाइज वो कितना पानी डिस्प्लेस कर रहा होगा बताओ, कितना पानी डिस्प्लेस करेगा, जितना उसका खुद का मास होगा, सॉरी जितना उसका खुद का वॉल्यूम होगा। तो ये बताओ कि कितना डिस्प्लेस करेगा यार, जितना जितना उसका खुद का वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना उसका मास है, कितना वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, वॉल्यूम होता क्या है बच्चों, वॉल्यूम होगा रो इज इक्वल टू कितना होता है, एम बाय वी होता है ना, रो कितना होगा, एम बाय वी होगा, तो वी इज इक्वल टू क्या होगा, एम बाय रो, तो उसका मास कितना होगा, रो एम वी एम डिवाइड बाय उसकी खुद की डेंसिटी, यही तो होगा। अब जरा कंपेयर करो, कैसे कंपेयर करो, इससे कंपेयर करो। देखो इन दोनों को तो भूल जाओ क्योंकि इसने इसको बैलेंस कर दिया, भूल जाओ। हमें बस ये वाला टर्म देखना है कि ये वाला ज्यादा है कि ये वाला। देखो मेटल की डेंसिटी ज्यादा होती है, वाटर की डेंसिटी कम है। तो बच्चों मेटल की डेंसिटी ज्यादा है तो ये जो VD2 है कम है, और ये कम है तो ये क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो मतलब पहले पानी ज्यादा डिस्प्लेस था, अब पानी कम डिस्प्लेस है, तो लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। बच्चों पहले पानी ज्यादा डिस्प्लेस था, देखो पहले पानी यहां तक डिस्प्लेस था, मतलब जैसे मान लो कि पहले पानी यहां तक डिस्प्लेस था, अब पानी क्या है, कम डिस्प्लेस्ड है, इतना कम डिस्प्लेस है। पहले ज्यादा डिस्प्लेस था, तो बच्चों ज्यादा डिस्प्लेस था तो अब कम है, तो पानी ऐसे नीचे गिर जाएगा ना उसको फिल करने के लिए, तो मतलब लेवल क्या है, यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो आपका लेवल है पानी का वो क्या कर जाएगा, आपका डिक्रीज कर जाएगा, ये आपने ध्यान देना है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हो गए बढ़िया बढ़िया, तो इनको ध्यान रखना है, याद रखना है यार, आइस मेल्ट होगा तो पानी पे लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्लियर है। अब आगे चलते हैं, तो आगे हम चर्चा करते हैं अब फ्लूइड डायनामिक्स की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं, फ्लूइड डायनामिक्स की। अब हम चर्चा करते हैं कि फ्लूइड डायनामिक्स में क्या है। अभी तक गाइस जितना भी हमने लिक्विड, जितना भी हमने स्टडी किया उसके अंदर जो हमारा लिक्विड है, उसके अंदर बच्चों जो हमारा लिक्विड है वो किस में था, रेस्ट में था, ठीक है बच्चों। उसके अंदर हमारा जो लिक्विड है बच्चों किस में था, रेस्ट में था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, फ्लूइड हमारा आराम से, लिक्विड हमारा रेस्ट में था, ओके। अब हम बात करने वाले हैं फ्लूइड डायनामिक के, फ्लूइड डायनामिक्स की हम बात करने वाले हैं बच्चों। फ्लूइड डायनामिक्स में क्या है जरा देखने वाली बात है। फ्लूइड डायनामिक्स में हमारा जो फ्लूइड होता है,
फ्लूइड इज इन मोशन। हमारा फ्लूइड किस में होगा? हमारा फ्लूइड मोशन में होगा। याद रखना, हमारा फ्लूइड किस में होगा? मोशन में होगा। ठीक है। और फ्लूइड डायनामिक में हम किसकी बात, सिर्फ किसको कंसिडर करते हैं? आइडियल फ्लूइड को। याद रखना, हम किसको फ्लूइड किसको कंसिडर करते हैं? हम कंसिडर करते हैं आइडियल फ्लूइड को। अब आइडियल फ्लूइड क्या है? अगर आपने फ्लूइड का फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो वहीं मैंने आपको बताया कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है। ठीक है, हमारा आइडियल फ्लूइड क्या होता है मैंने वहीं आपको बताया होगा। तो गाइस फर्स्ट क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल होता है। नॉन विस्कस होता है। इनकम्प्रेसिबल होता है। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल तो क्लियर है ना? इनकम्प्रेसिबल होता है, नॉन विस्कस होता है। ये बताया ना, इनकम्प्रेसिबल में जो कंप्रेस नहीं कर सकते। नॉन विस्कस का मतलब फ्लूइड जो फ्रिक्शन होता है वो नहीं होता। जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है ना वो हमारा नहीं होता। नो फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है। और इरोटेशनल भी लिख सकते हो। इरोटेशनल। अब इरोटेशनल का मतलब क्या है बच्चों की? जैसे होता है ना पानी वगैरह, पानी फ्लो कर रहा है, उसमें कोई बॉल वॉल डाल दो तो वैसे घूमते घूमते जाता है। ठीक है, पानी ऐसे, पानी क्या करता है? उस बॉल को ऐसे घुमाते घुमाते जाता है। मतलब पानी में क्या है? रोटेशन है। लेकिन अगर हम फ्लूइड, अगर आइडियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो उस रोटेशन को हम क्या कर रहे हैं? हम मान के चल रहे हैं कि भाई कोई रोटेशन। ठीक है, कोई भी रोटेशन वोटेशन वाली कोई भी ऐसी चीज नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं। आगे ये चलो आइडियल फ्लूइड वाली बात होगी। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले स्टेडी फ्लो की बात करते हैं। स्टेडी फ्लो, या फिर उसे आप स्ट्रीमलाइन फ्लो भी बोल सकते हो। स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्टेडी फ्लो बोलो, या फिर उसे आप स्ट्रीमलाइन फ्लो भी बोल सकते हो। ठीक है। अब गाइस स्टेडी फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है जरा देखो। गाइस जैसे मान लो कि कोई, हमने क्या ले लिया कि कोई एक ऐसे लिक्विड फ्लो कर रहा है मान लो। ठीक है, हमने इसमें ऐसे ऐसे क्रॉस सेक्शनल एरियाज ले लिया ऐसे। ठीक है, एरियाज ले लिए। जैसे मान लो कि हमने दो पॉइंट ले लिए, एक ए पॉइंट ले लिया, एक बी पॉइंट ले लिया। यहाँ पे वेलोसिटी मान लो v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? v2 है। तब होता क्या स्टडीज? पहला पॉइंट, at any point in space the velocity any point in space the velocity of fluid molecules remains constant with the time. At any point in space, at any point in space the velocity of fluid the velocity of fluid is the velocity of fluid remains constant with time. Remains constant with the time. टाइम के साथ क्या रहेगा? वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, बी पॉइंट, मतलब कहने का मतलब क्या है कि गाइस जो ए और बी पॉइंट जो हमने लिया ना, वहां से जब पार्टिकल कभी भी गुजरेगा ए पॉइंट से तो इसकी वेलोसिटी v1 ही रहेगी। कोई सा भी पार्टिकल जब उस ए पॉइंट से गुजरेगा इसकी वेलोसिटी v1 ही रहेगी कभी भी। और सिमिलरली जब कभी भी कोई पार्टिकल उस बी वाले पॉइंट से गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी, घूमेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? v2 ही रहेगी। इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? v2 ही रहेगी। ठीक है। एंड गाइस एनी पार्टिकल फॉलोज द पाथ ऑफ प्रीवियस पार्टिकल। एनी पार्टिकल follows the path of the previous particle. And guys two streamlines never intersect. guys कभी भी स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो जैसे एक पार्टिकल जा रहा है, ठीक है, तो पीछे वाला पार्टिकल जो है ना उसी उसी पार्टिकल के पाथ को फॉलो करेगा, उसके पीछे जो होगा उसी के पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहां पे एक लास्ट पॉइंट और लिख लो कि टू स्ट्रीमलाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। टू स्ट्रीमलाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी
टू स्ट्रीमलाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ओके, हम आगे चलते हैं। अब हम आगे जो हम पढ़ते हैं वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है बच्चों, क्या है, अब हम पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, आ जाओ। इक्वेशन ऑफ ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो गाइज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में बताता हूँ। जैसे मान लो गाइज कि बेसिकली आइडियल फ्लूइड और स्ट्रीमलाइन फ्लूइड, जब अब जो भी बात कर रहे हैं आइडियल फ्लूइड स्ट्रीमलाइन फ्लूइड की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो गाइज कि कोई एक पाइप ले लो, यहां पे कोई ऐसे पाइप ले लो, यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 ले लो, यहां पे A2 ले लो। अब बच्चों एक बात बताओ कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, मान लो v1, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है v2। तो इसके अंदर मान लो कि dt टाइम में इधर से लिक्विड कितना डिस्प्लेस हो गया, इतना। गाइस dt टाइम में यहां लिक्विड कितना ट्रेवल करेगा, इतना। और ये लेंथ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो v1 इनटू dt। तो गाइस dt टाइम में लिक्विड इतना ट्रेवल करेगा। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि dt टाइम में लिक्विड इतना ट्रेवल कर गया, या फिर उसको ऐसे बोलो कि dt टाइम में इतना लिक्विड अंदर घुस गया, इतने लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अंदर चले गए, मतलब इतना अंदर घुस गया, इतना लिक्विड अंदर घुस गया, इतना, जितने भी आपको दिख रहे हैं ये। या फिर अगर मान लो बोलता हूं कि dt टाइम में ये यहां से यहां है कितना, v2 इंटू डी टी। तो गाइस ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, क्या ये dt टाइम में बाहर निकल जाएंगे? मुझे बताओ, जितने भी ये मॉलिक्यूल्स हैं क्या dt टाइम में सब बाहर निकल जाएंगे, है ना? dt टाइम में सारे के सारे मॉलिक्यूल बाहर, क्योंकि dt टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, v2 इंटू dt, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, इतना। तो मतलब आप ये निकाल सकते हो कि ये कितने वॉल्यूम जो है dt टाइम में एंटर किए, मतलब dt टाइम में कितना वॉल्यूम यहां से एंटर किया है, वॉल्यूम एंटर्स इन dt टाइम, कितना dt टाइम में एंटर करेगा बच्चों, ये बताओ। वॉल्यूम लिखोगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, लेंथ क्या लिख दो, यहां से यहां कितना है, v1 dt, तो इतना वॉल्यूम है। सिमिलरली बच्चों अगर मैं यहां लिखूं, ये क्या है, वॉल्यूम कमिंग आउट, वॉल्यूम कमिंग आउट, तो वॉल्यूम कमिंग आउट इन dt टाइम। तो बताओ ये कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ है, तो कितना होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, लेंथ कितना लिख दो, ये v2 इंटू dt। तो मतलब इतना वॉल्यूम अंदर एंटर कर गया, इतना वॉल्यूम बाहर आ गया उतने ही टाइम में। वाइज वॉल्यूम पता है तो मास भी तो बता सकते हो, ये बताओ। मास लिख देते हैं, तो मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहां पे अगर मैं मास लिखूं तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो रो और वॉल्यूम कितना है, A1 V1 dt। तो गाइज ये मास है जितना एंटर हुआ है, मास एंटर्ड इन टाइम dt, ठीक है। अब कितना मास बाहर आएगा, मास कमिंग आउट इन dt टाइम। तो बता दो कितना मास कमिंग आउट, तो वो मास डेंसिटी और वॉल्यूम कितना है, A2 V2 dt। तो गाइज इतना मास बाहर आ गया, इतना मास अंदर एंटर कर गया। अच्छा, तो यहां पे ये बात होगी कि कितना मास अंदर एंटर कर रहा है, कितना मास बाहर कर रहा है, बाहर आ रहा है उतने ही टाइम में। तो अब इक्वेशन ऑफ, अब देखो कंजर्वेशन ऑफ मास लगाओगे, कंजर्वेशन ऑफ मास। अब कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या, कंजर्वेशन ऑफ मास ये कि जितना भी लिक्विड, गाइस जितना भी लिक्विड अंदर एंटर करे, जितना भी, गाइस मास एंटरिंग इन dt टाइम इज इक्वल टू मास कमिंग आउट इन dt टाइम। तो जितना, यही होगा ना, मास एंटरिंग एंड dt टाइम इज इक्वल टू मास कमिंग आउट इन dt टाइम, जितना मास बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ बच्चों कि कितना मास अंदर एंटर कर रहा है, ये आपका ये रहा ना, ये m1 इज इक्वल टू m2 कर दो, तो ये कितना है, रो A1
v1 dt। अगर क्या जाएगा रो। अब बोला कि सर आपने रो अलग क्यों नहीं, अबे लिक्विड में पूरे पाइप में एक ही तो लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो डेंसिटी तो सेम ही रहेगी ना। तो देखो यहां से सब कैंसिल हो गया, क्या बचा a1v1 इज इक्वल टू ऐसे a1v1 इज इक्वल टू a2v2। तो गाइस इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, दिस इज नोन एज व्हाट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यही है। एक बात बताओ बच्चों, यहां पे ये आपका वॉल्यूम था ना, तो इसको मैं अगर वॉल्यूम और dt को उधर ले जाऊं तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम हो जाएगा। बताओ a1v1 क्या हो गया, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। देखो dt को ना उधर लेके चले जाओगे तो क्या होगा, v बाई dt। अब v बाई dt क्या हो जाएगा, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो जो a1v1 निकाला है, इस a1v1 को इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, कितने रेट से लिक्विड आपका फ्लो कर रहा है, दैट इज dv बाय dt। ठीक है, तो ये क्या है a1v1, इसी को आप क्या बोलते हो, q। ठीक है, ये क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। दिस इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड dv बाई dt। a1v1 इज इक्वल टू क्या होगा, q होगा। a1v1 इज इक्वल टू क्या होगा, q, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कमिंग आउट पर सेकेंड। ठीक है, कितना लिक्विड पर सेकेंड बाहर आ रहा है, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। ये तो इसको आप a1v1 भी लिख सकते हो। तो मतलब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यही तो बोल रहा है कि जो av है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आपका a1v1 a2v2 के बराबर है। मतलब इस क्रॉस सेक्शन पे जो एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, दूसरे क्रॉस सेक्शन पे जो एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है उसके बराबर है, तो ये कांस्टेंट रहेगा। दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब जरा बताओ, वेलोसिटी इज इक्वल टू निकालूंगा तो क्या होगा, कांस्टेंट अपॉन एरिया। तो मतलब वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बच्चों, एरिया। इसका मतलब पाइप जितना पतला होगा वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, और पाइप जितना मोटा होगा वेलोसिटी उतनी ही क्या होगी, कम। ठीक है, पाइप जितना पतला होगा वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, पाइप जितना मोटा होगा वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। ठीक है, ये है आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं इसके एक दो। ठीक है, सबसे आसान सा क्वेश्चन लेते हैं पहले। मान लो कि यहाँ पे स्पीड हमें फाइंड आउट करना है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो दे दिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे एरिया मान लो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लिक्विड यहाँ पे फ्लो कर रहा है कितनी वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकेंड से। ऐसे इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, क्या होगा, a1v1 इज इक्वल टू a2v2। तो a1 कितना है 2, v1 कितना है 10, a2 कितना है 10, v2 कितना है निकालना है, तो v कितना आ गया, ये तो आपका 2 ही आ गया मीटर पर। तो आप देखो यहाँ पतला पानी, एरिया कम था तो वेलोसिटी ज्यादा थी, यहाँ एरिया ज्यादा तो वेलोसिटी कम होगी, 2 मीटर पर सेकंड आया बस। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे करना है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो कि यहां से एक पाइप है। ठीक है, अब यहां से ये दो पार्ट में ऐसे डिवाइड हो गया, ऐसे डिवाइड हो गया। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, यहां से जो लिक्विड आ रहा है, ठीक है, इस वाले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, ये a/2, ये a/3 मान लेते हैं। यहाँ पे स्पीड 2v, ये स्पीड मान, ये कितना है, ये स्पीड आपका 2v माना है आपने। ये जो स्पीड है, इसको, ये 2v है, इसको क्या मान लूँ, इसको ये 2v मान लो, ये मेरा हो जाएगा 2v है, इसको मैं मान लेता हूं, ये मान लो मेरा v है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे v डैश बता दो कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v डैश। ठीक है, आपको ये पूछा है कि ये v डैश कितना है। ठीक है, v डैश आपसे पूछ रहा है कि यार v डैश बता दो कितना होगा। ठीक है, एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बताओ कि जितना, देखो जितना भी, जैसे मान लो इधर से लिक्विड m1 एंटर हुआ, इधर कितना चला गया m2, इधर कितना चला गया m3। यार जितना भी लिक्विड ये आया, क्या वो m2
प्लस M3 के बराबर होगा, यस नो, M1 प्लस M2 के तो बराबर होगा। अब जरा बताओ इसके अंदर अगर आप देखोगे इसके अंदर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ A1V1 जो होगा आपके जितना भी रेट ऑफ फ्लो है इसके बराबर होगा। इसका कितना होगा A2V, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A/2 और स्पीड कितनी है V, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A/3 और स्पीड हमें निकालनी है। सब में से A कैंसिल हो गया, V कैंसिल, A कैंसिल हो गया, तो ये देखो 2V, ये माइनस V/2 और ये V'/3, तो कितना आएगा, 4 में से 1 गया 3V/2 और ये V'/3, तो V' की वैल्यू कितनी आएगी 9V/2, ये आंसर है। A इंटू 2V हो गया, A इंटू 2V इधर क्या है A/2 इंटू V हो गया, इधर क्या हो गया A/3 इंटू V' हो गया, तो A कैंसिल V और V बचा, देखो 2V हो गया, ये क्या होगा V/2, 2V माइनस V/2, ये क्या है V'/3, तो ये देखो 4 में से एक क्या 3, 3V/2, ये V'/3, तो कितना आ गया ये 9V/2, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब गाइस आगे चलते हैं, तो इसमें और भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के आप क्वेश्चंस देख सकते हो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, रुको कुछ स्लाइड्स ऐड कर लेते हैं, कुछ स्लाइड्स ऐड कर लेते हैं पहले स्लाइड्स। इट्स ऐड कर लिया हमने। अब हम शुरू करते हैं बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, ये हम शुरू कर रहे हैं बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है, तो बर्नौलीज थ्योरम से पहले, गाइस बर्नौलीज थ्योरम से पहले खैर एनर्जी का, चलो पहले बर्नौलीज थ्योरम से गाइस रुक जाओ, आई एम सो सॉरी, हेडिंग आपने डाल दिया होगा, सॉरी। तो उससे पहले गाइस थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि जब लिक्विड फ्लोइंग फ्लूइड होता है ना, फ्लोइंग लिक्विड लिख देते हैं, चलो, उसके पास कौन कौन सी एनर्जी होती है। उसके पास बच्चों 3 टाइप की एनर्जी होगी। ठीक है, उसके पास 3 टाइप की एनर्जी होगी। पहला मैं आपको बताता हूँ, एक तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, दूसरा उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, और क्या होगी प्रेशर एनर्जी। 3 चीजें। ठीक है, अब देखो काइनेटिक एनर्जी जो है, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या है, हमारा हाफ mv² होता है ना। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालने लगूं बच्चों, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालने लगूं, तो क्या होगा, हाफ mv² को मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे बच्चों, ये क्या है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी है, तो कितना आ गया 1/2 रो v², यही तो आ रहा है। अब बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये बताओ ये क्या पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है mgh। अब बोलोगे सर क्यों निकाल रहा हूं मैं, आगे जरूरत पड़ेगी इसलिए भी बता रहा हूँ। तो ये वॉल्यूम, तो ये कितना आ गया देखो, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी, तो ये रो, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। ओके, आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं प्रेशर एनर्जी। यार बताओ प्रेशर की वजह से फोर्स कितना लगता है P इंटू ए, अगर मैं वर्क डन निकालूंगा तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होगा PAX, तो यहाँ कर लेता हूँ, तो वर्क डन कितना आया PAX, दिस इज व्हाट प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी कितना है PAX। अब गाइस इसी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कर दूंगा तो क्या आ जाएगा बताओ, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो गाइज ये है आपका PAX, और वॉल्यूम क्या होगा AX, एरिया इंटू लेंथ, कैंसिल क्या आएगा P। तो गाइज जो P है दैट इज व्हाट, दैट इज प्रेशर एनर्जी। ठीक है, P क्या है, दैट इज प्रेशर एनर्जी।
ओके, ये हमारा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो हमें पता चल गया हमारा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, हमें ये पता चल गया कि हमारा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना है। ये सारी चीज़ें हमें क्या है पता चल गई। ठीक है बच्चों, आगे आ जाओ। अब आगे चलते हैं। तो आगे की अगर हम चर्चा करें, ठीक है, आगे की चर्चा, तो अब हम स्टार्ट करेंगे बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट गाइस बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम। गाइस बर्नौलीज थ्योरम में क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम में, बर्नौलीज थ्योरम में लिख दो द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम, ये सब क्या होता है, तीनों का सम रिमेन्स कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन। मतलब देखो बताता हूँ, द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम remains constant for remains constant at every cross section, at every cross section for incompressible fluid। ठीक है, तो गाइस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, गाइस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए जो आपका पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम होता है, काइनेटिक एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम होता है, ठीक है, प्रेशर एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम में रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, मतलब आपका देखो काइनेटिक एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम प्लस प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों का सम हर एक क्रॉस सेक्शन पे क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे यहाँ पे अब जरा बताओ, अभी मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम निकाल के दिखाया था, ये देखो क्या था, 1/2 रो वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम क्या था, रो जी एच, ये क्या था, P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये है बर्नौलीज थ्योरम। तो मतलब द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम क्या रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। ठीक है, वो क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। अच्छा सर, तो आप बोल रहे हो ये चीजें कांस्टेंट रहेंगी, हाँ। तो मतलब P प्लस रो जी एच प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर, ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब आगे चलते हैं, तो अब इसको जरा प्रूफ करते हैं। तो हम प्रूफ करते हैं, तो एक पाइप ले लिया हमने, ये कुछ ऐसा है, ये हाइट है गाइस, ये मान लो आपकी h1 हाइट है, ये हाइट आप क्या ले लो, s2 हाइट ले लो। ठीक है, s2 हाइट ले लो। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, ठीक है, वेलोसिटी V1, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, वेलोसिटी V2, इस साइड का प्रेशर P1 मान लेते हैं, इस साइड का प्रेशर P2। तो गाइस जब लिक्विड फ्लो कर रहा है, गाइस जब लिक्विड, जैसे मान लो कि dt टाइम में, गाइस dt टाइम में इतना लिक्विड एंटर हो गया होगा,
इतना लिक्विड एंटर हो गया होगा, कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल किया होगा, ये v1 इंटू डी टी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम ना, क्या लिख दो। अब यहां पे उतने ही टाइम में, यहां पे उतने ही टाइम में कितना लिक्विड बाहर चला गया होगा, कितना लिक्विड बाहर चला गया, ये आपको पूछा है। ठीक है, कितना लिक्विड बाहर चला गया होगा ये आपको पूछा है। अब एक बात बताओ बच्चों कि अगर मैं पूछूं कि कितना वॉल्यूम एंटर किया, कितना वॉल्यूम अंदर एंटर किया, तो क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ v1 dt। ठीक है, और यहां पे लिखोगे वॉल्यूम, तो क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू क्या होगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है, v2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ v2 इंटू dt। ये है कितना मास बेटा बाहर एंटर किया है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये पूरा वॉल्यूम है। यहां पे मास कितना बाहर आया, डेंसिटी इंटू ये रहा पूरा वॉल्यूम। तो आपको मास पता है कितना इधर से एंटर कर रहा है, कितना इधर। बच्चों यहां पे अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा, ठीक है, ठीक है गाइज, यहां पे अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं बच्चों, ठीक है, हम क्या लगाएं, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहाँ दो फोर्सेस वर्क डन कर रही हैं, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, एक आपका क्या हो गया, एक हो गया प्रेशर। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय प्रेशर इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब एक बात बताओ बच्चों, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपका यहाँ पे वर्क डन करेगा, दैट इज माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है ना। अब वर्क डन बाय फोर्स ड्यू टू प्रेशर, यहाँ पे के फाइनल माइनस के इनिशियल। ठीक है, तो बेटा इसको मैं क्या लिख दूं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस डब्ल्यू पी इज इक्वल टू क्या होगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल। बच्चों इसको उधर ले जाऊंगा तो मैं क्या लिख दूंगा, इसको मैं इधर ले जाऊं तो इसको मैं वर्क डन बाय प्रेशर इज इक्वल टू लिख सकता हूं के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ यार, ये वर्क डन बाय प्रेशर है, ठीक है, वर्क डन बाय प्रेशर है। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो प्रेशर, वर्क डन बाय प्रेशर निकाल देते हैं, इधर देखोगे कि ये वाला जो प्रेशर है इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा, कितना लगेगा, दैट इज P1 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये जो प्रेशर है इसकी वजह से इधर लगेगा कितना, F2 इज इक्वल टू P2 इंटू A2, ये लगेगा। ये बताओ लिक्विड इधर डिस्प्लेस हो रहा है, dx कितना वैल्यू है, v1 इंटू डी टी, यहां पर लिक्विड इधर डिस्प्लेस हो रहा है, तो मतलब इसका, इसकी वजह से जो वर्क डन आएगा नेगेटिव आएगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है। तो पहले वर्क डन बाय प्रेशर अलग से निकाल लेते हैं, यहां पे निकाल लेते हैं वर्क डन बाय प्रेशर कितना है, एक की वजह से F1 dx प्लस में होगा, दूसरे वाले की वजह से माइनस में, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। अब dx डिस्प्लेसमेंट रख दो, F1 क्या है v1 dt, अदर क्या है F2 v2 dt हो गया। अब है, अब आपको क्या करना है, बस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, अब देखो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी सबकी वैल्यू रख ही देते हैं ना यहाँ पे, ये तो फोर्स, चलो मैंने वर्क डन में प्रेशर अलग से आपको निकाल के दिखा दिया, डेटा पुट ही करते हैं डायरेक्ट। इधर देखो क्या लिख दो, F1 v1 dt, इधर माइनस F2 v2 dt। अब जरा बताओ के फाइनल, बताओ फाइनली उस एंड पे आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना होगा, 1/2 m1 v1 m2 होगा ना, वहां पे मास हमने m2 माना है, और वहां वेलोसिटी क्या है, v2 है, प्लस m2 g h2, ये माइनस काइनेटिक एनर्जी वहां पे 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस m1 g h1। अब बस डेटा पुट कर देना यार, डेटा पुट करो और सब कहानी खत्म। बच्चों देखो ये आपका v1 dt माइनस है यार, इक्वल टू कहां से आ गया भाई, ये है आपका माइनस F2 v2 dt, ये देखो 1/2 m1 की वैल्यू क्या, m2 की वैल्यू क्या थी, m2 था आपका रो a2 v2 dt, और ये क्या है आपका v2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस, ये क्या है m2 की वैल्यू रो a2 v2 dt, और इधर क्या है gh2, ये हो गया। इधर माइनस 1/2 m1 की वैल्यू क्या है रो a1 v1 a1 v1 a1 v1, और इसी में dt भी आएगा ना,
ठीक है, V1 होल स्क्वायर, और इधर कितना है आपका M1 कितना है, रो A1 V1 dt, और ये क्या है आपका GH1, रो A1 V1 dt। अब गाइस अगर आप देखोगे तो सब में से dt उड़ा दूं मैं, सब में से dt 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 सब में आ रहा तो कैंसिल हो गया। अब एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ कि कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा हाँ, फोर्स F1 की वैल्यू भी तो रख दो बच्चों, फोर्स की वैल्यू रख दो ना, फोर्स की वैल्यू थी क्या, रख दो ना, फोर्स की वैल्यू तो हमें पता ही है ना, प्रेशर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रख दो यहाँ पे। क्यों फालतू में एक स्टेप और बढ़ाना है, आप बढ़ा ले, लिखना है आपको तो लिख लेना यार, मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इरेज करने का ऑप्शन है। अब आपको पता है कि जो A1 V1 है वो आपके A2 V2 के बराबर है, तो जहां A1 V1 आ रहा है या फिर कहीं A2 V2 आ रहा है, दोनों एक जैसे हैं। तो देखो यहाँ पे आपका जो है A1 V1 A2 V2 A1 V1 A2 V2 A1 V1 A2 V2 सब उड़ा दे सकते हो। चेक कर लो एक बार, देख लो बच्चों, ठीक है, आप देख लो, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, समझ लो, देख लो, ठीक है, फिर मैं आपको आगे कराता हूँ, देख लो जल्दी से। Come on everyone, do it fast. डन हो गया क्या? चलो, तो गाइज यहाँ पे क्या बचा P1, यहाँ पे क्या बचा P2, यहाँ बचा 1/2 रो V2 स्क्वायर, क्या बचा रो GH2 बचा, इधर क्या बचा 1/2 रो V1 स्क्वायर बचा, इधर माइनस रो GH1 बचा। अब सबको रीअरेंज कर लो, 1 वाले एक साइड 2 वाले एक साइड, तो देखो क्या बचा, ये बचा P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1, इधर क्या बचा P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। तो ये आप देख रहे हो कि आपका पहले वाले क्रॉस सेक्शन पे जो था वही दूसरे वाले क्रॉस सेक्शन पे के बराबर आ गया, तो मतलब लिख सकते हो P प्लस 1/2 रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू क्या है, कॉन्स्टेंट। दिस इज बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है, कि P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब अगले स्टेप में जरा इसको और अच्छे से लिखते हैं, देखो तो ये क्या है P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू क्या है बच्चों, ये कांस्टेंट। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। तो गाइज ये पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म्स में है, पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म्स में, देखो ये आपका क्या है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। अब आप बताओ ये आपको इतना समझ में आ गया। दूसरी चीज, अब मैं इसी को रो से डिवाइड दे दूं तो ये क्या हो जाएगा P/रो, ये हो जाएगा V²/2, ये क्या हो जाएगा GH इज इक्वल टू क्या है बच्चों, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, ये पर यूनिट मास में आ गया, पर यूनिट मास में कैसे, आपको मैं बताता हूँ। आप अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो यहाँ पे ये क्या है आपका पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, कैसे आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh, उसको आप मास से डिवाइड दोगे, gh आ रहा है तो gh ही तो आ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास नहीं हो गया। अब देखो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास क्या कहलाता है आपका हाफ mv², उसको m से डिवाइड दे दो, देखो यही तो आ रहा है V²/2, तो ये जो आ गया पर यूनिट मास में आ गया, ये पर यूनिट वॉल्यूम में आ गया। अब इसी गाइस ये सेकंड इक्वेशन को जी से डिवाइड कर दो, तो रो जी हो गया, ये हो गया V²/2g हो गया, ये h हो गया इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये तीनों इक्वेशन एज इट इज आप ध्यान रखना, पहले ये फिर ये फिर ये, इसको ये कैसे आया रो से डिवाइड, ये कैसे आया जी से डिवाइड। गाइस ये जो होता है ना, इसको इस पूरे टर्म को हम बोलते हैं प्रेशर हेड, टर्मिनोलॉजी है, ये क्या होता है प्रेशर हेड। ये जो होता है इसको बोलते हैं काइनेटिक हेड, काइनेटिक हेड, और ये क्या है ग्रेविटेशनल हेड, ठीक है।
तो गाइज ये तीनों इक्वेशन ध्यान रखना, दिस इज ऑल अबाउट बर्नौलीज प्रिंसिपल। ओके, तो गाइज अभी बर्नौलीज प्रिंसिपल का अब एप्लीकेशन कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका एप्लीकेशन भी करा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बच्चों, ठीक है। उसके अलावा गाइज ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में इनरोल कर लेना, बिल्कुल फ्री है, 10 फ्री टेस्ट है। इसमें 5 टेस्ट आपके क्लास 11 पे बेस्ड है, 5 टेस्ट आपके क्लास 12 पे बेस्ड है। उसके अलावा 10 फ्री फुल लेंथ टेस्ट है। ओके, इसमें आपका ऑल इंडिया लेवल पे आप देख सकते हो कि आपकी रैंक क्या आ रही है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, आपका आइडिया भी लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। तो आप हर टेस्ट वाइज टेस्ट अपनी एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू एवरीवन।